नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीएमए फाइनल के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का मॉड्यूल 1 हम लोग देखेंगे, जो कि बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट है। आइए इसका स्टडी नोट हम लोग जान लेते हैं कैसे। स्टडी नोट जो भी होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है ना। इंग्लिश का मतलब हो गया कि आधा हिंदी और आधा इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। इस वीडियो से आपको क्या होगा, इस नोट से पढ़ने से कि आपका एटलीस्ट कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लड़के जो हैं वो हिंदी मीडियम से डायरेक्ट आते हैं, जो कि मतलब उनको थोड़ा समझने में असुविधा होती है। तो इस नोट से आपका जो है मतलब एक तरफ से जो हेजिटेशन रहता है ना इंग्लिश में समझने की, वो आपकी एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, आपका सारा चीज समझ में आ जाएगा, सो दैट यू कैन राइट प्रॉपरली, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑडिट का जो मीनिंग है वो है, कॉस्ट ऑडिट एक तरह का इंस्पेक्शन है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स को चेक किया जाता है, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द रिलेटेड कॉस्ट एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। कॉस्ट एस्पेक्ट्स के को ही फोकस किया जाता है कॉस्ट ऑडिट में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कंपनी के कॉस्ट को मॉनिटर करना और उन्हें ऑप्टिमाइज करना, ठीक है ना। और इस ऑडिट में कंपनी के एक्सपेंस रिसोर्सेज का इस्तेमाल, प्रोडक्शन प्रोसेस, ओवरऑल कॉस्ट मैनेजमेंट को इवेल्युएशन होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से कॉस्ट ऑडिट के थ्रू कंपनी को पता चलता है कि कहाँ खर्च किया जा रहा है और किस एरिया में सेविंग किया जा सकता है। इससे कंपनी के मैनेजमेंट को बेटर डिसीजन लेने में मदद मिलती है, ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑडिट का मूल भाव है कि कंपनी के खर्चे को कंट्रोल करना और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट, सॉरी नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो जो नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट है, पहला है फाइनेंशियल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑडिट के फाइनेंशियल एग्जामिनेशन का प्रोसेस है जिसमें कंपनी के एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और ओवरऑल फाइनेंस परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, ठीक है ना। फिर फिर उसके बाद से आते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कंपनी के कॉस्ट को मॉनिटर करना और उन्हें ऑप्टिमाइज करना। कॉस्ट ऑडिट के थ्रू कंपनी के मैनेजमेंट को पता चलता है कि किस एरिया में खर्चा कम किया जा सकता है और कहाँ पे सेविंग किया जा सकता है। उसके बाद से आता है थर्ड नंबर पॉइंट, कंप्लायंस चेक। तो कॉस्ट ऑडिट रेगुलेटरी कंप्लायंस का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसमें कंपनी को एप्लीकेबल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने कॉस्ट को मेंटेन करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है कॉस्ट रिडक्शन। इसमें कंपनी के एक्सपेंसेस को एनालाइज किया जाता है, जिससे कि किस एरिया में खर्चा ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन किया जा सकता है। इससे कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकती है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं अपने परफॉर्मेंस इवेल्युएशन को। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में क्या होता है कि कॉस्ट ऑडिट कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में मदद करता है। इससे कंपनी के मैनेजमेंट को पता चलता है कि वो अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं और किस एरिया में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद से आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में क्या होता है कि कॉस्ट ऑडिट के थ्रू कंपनी के ऑपरेशंस को भी होता है, इवेल्युएशन होता है, जिससे कि एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एग्जामिनेशन किया जाता है, जिससे कि कॉस्ट ऑडिट में कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को विशेष रूप से अध्ययन होता है, जिसमें खर्चा, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के एस्पेक्ट को शामिल होता है। फिर उसके बाद से आता है कॉस्ट मैनेजमेंट एनालिसिस। कॉस्ट मैनेजमेंट एनालिसिस में कॉस्ट ऑडिट की मदद से कंपनी के कॉस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को इवेल्युएशन किया जाता है। इससे पता चलता है कि किस एरिया में खर्चा काफ़ी हो रहा है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर उसके बाद से आता है कंप्लायंसेस चेक। कॉस्ट ऑडिट रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये वेरीफाई करता है कि कंपनी के खर्चा अकाउंटिंग मेथड्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लॉज के अकॉर्डिंग है या नहीं।
फिर उसके बाद से रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन इवेल्युएशन। इस ऑडिट के थ्रू कंपनी के रिसोर्सेस का इस्तेमाल कैसे हो रहा है उसका पता लगाया जाता है। इससे कंपनी को पता चलता है कि वो अपने रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना, रिसोर्सेस का। फिर उसके बाद से आता है कॉस्ट रिडक्शन ऑप्टिमाइज अपॉर्चुनिटीज। कॉस्ट ऑडिट कंपनी को पता लगता है कि किस एरिया में खर्चा कम किया जा सकता है। इससे कंपनी को कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज मिलता है, जो कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। फिर उसके बाद से आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट में होता है कि कॉस्ट ऑडिट कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में मदद करता है। इससे पता चलता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस काफ़ी जस्टिफाइड हैं या नहीं हैं, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये परफॉर्मेंस असेसमेंट से पता चलता है। फिर उसके बाद से आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो कॉस्ट ऑडिट कंपनी के ऑपरेशंस को एनालाइज करती है और उनमें एफिशिएंसी का लेवल मेजर करता है। इससे कंपनी को पता चलता है कि क्या वो अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है हेल्प इन डिटरमाइन इन सेल प्राइस एंड मार्जिन। जो कि कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि सेल प्राइस क्या होना चाहिए था और मार्जिन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्कोप कॉस्ट ऑडिट के स्कोप से ही पता चलता है। फिर उसके बाद से आता है असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अगर जो सेल्स प्राइस ठीक है, मार्जिन ठीक है, तो क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले सकती है कि कंपनी को आगे और कितना एक्सपेंड करना है, किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। इससे क्या होता है कि ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उसकी नीड है। फिर उसके बाद से कंट्रोल ओवर एलिमेंट्स वाइज कॉस्ट। मतलब ये जो है ना, मतलब प्रोसेस कॉस्ट, प्रोसेस जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग किए थे इंटरमीडिएट में, उसी तरह ये भी है कि मतलब जो भी एलिमेंट्स है उस पर कितना कॉस्ट लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, इसका कंट्रोल करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आता है नेसेसिटी एंड रिजल्ट्स फ्रॉम ईच ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड। तो ये एक्टिविटीज परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसका। फिर उसके बाद से आता है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड बजट कंट्रोल्स। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि हाँ इस प्रोजेक्ट में इतना खर्चा होना चाहिए, और उसके बाद से उसका बजट बजट भी बनता है। जैसे कि हम लोग अपने इंटरमीडिएट में देखे भी थे कि बजट कंट्रोल्स का एक अलग, बजटरी का एक अलग ही चैप्टर था। फिर उसके बाद से एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर था। तो इसमें भी वही चीज़ है कि ये डिसीजन लेने में मतलब इसका एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है और बजट बता कर सेट कर देते हैं अपने कि प्रोजेक्ट को इतना बजट में और इस स्टैंडर्ड में हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद से आता है मिनिमाइजिंग वेस्टेज इफ एनी। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट आप कीजिएगा, जैसे सपोज कीजिए कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी है, या फैक्ट्री से आपका कुछ बनाने का, तो उसमें क्या होता है वेस्टेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जो आप वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं या वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉफिट 100% चांस है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम ही होगा, कम नहीं होगा, आप लॉस में नहीं जा सकते हैं अगर जो अपने वेस्टेज को कंट्रोल कर पाते हैं तो। वेस्टेज में कई तरह का वेस्टेज होता है, एक मटेरियल वेस्टेज हो गया, फिर उसके बाद से लेबर वेस्टेज हो गया, फिर टाइम वेस्टेज हो गया। तो ये सारे चीज़ को वेस्टेज को मिनिमाइज करना और कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर उसके बाद से आता है एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है वो भी एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप सपोज कीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना लेबर गया है, कितना मटेरियल गया है, उसका वेस्टेज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, नॉर्मल एब नॉर्मल सारे चीज़ों को मिला के एक इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकलता है। तो उसको क्या है एक्यूरेट इवेलुएट कर पाएंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ इसमें जो है वो मतलब परफेक्ट इसका कॉस्टिंग निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। फिर उसके बाद से आता है ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट ऑफ एंटिटी। एंटिटी का जो भी मतलब एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इस चीज़ को भी डिटरमाइन करता है। अब नेक्स्ट आते हैं अपने जेनेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो जो जेनेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट एक प्रकार का फाइनेंशियल ऑडिट है जो कि कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को स्पेसिफिकली कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से इवेल्युएट करता है।
कॉस्ट अकाउंटिंग का ओरिजिन 19th सेंचुरी में हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ रही थी और कंपनी को अपने कॉस्ट को मॉनिटर और कंट्रोल करने की जरूरत महसूस हुई थी। तब जाकर कंपनीज ने अपने अकाउंटिंग सिस्टम को इवॉल्व किया और कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया। कॉस्ट ऑडिट कॉन्सेप्ट जो है वो 20th सेंचुरी में शुरू में डेवलप हुआ, जब कंपनीज को अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का इम्पोर्टेंस समझ में आई। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज ने कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्क्रूटनाइज करने के लिए कॉस्ट ऑडिट को मैंडेटरी बनाया। ठीक है ना। फिर उसके बाद से इंडिया में जो है कॉस्ट ऑडिट कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 में भी कॉस्ट ऑडिट के लिए प्रोविजन शामिल किए गए हैं। इस तरह कॉस्ट ऑडिट का ओरिजिन कॉस्ट अकाउंटिंग के विकास के साथ हुआ और हुआ है और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और कॉस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ये कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट माध्यम बन गया है। ठीक है ना। फिर उसके बाद से आते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट। हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट में जो है और 1965 में कॉस्ट ऑडिट का पहला आविष्कार हुआ, जब कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत सेक्शन 233 बी के तहत कॉस्ट ऑडिट और सेक्शन 209 सब क्लॉज ए डी के तहत कॉस्ट रिकॉर्ड की रख रखाव का प्रावधान किया गया। इससे पहले कंपनीज के कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट का कोई नियम नहीं था। फिर उसके बाद से 1965 से 2008 तक इस दौर में 44 इंडस्ट्रीज को कॉस्ट ऑडिट मेंटेनेंस और कॉस्ट ऑडिट के लिए कवर किया गया, लेकिन ये कंपनी स्पेसिफिक था। मतलब हर कंपनी पर अलग अलग तरीके से कॉस्ट ऑडिट का प्रावधान था। इस दौर में कंपनीज अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही थी और उनका ऑडिट कंपनी स्पेसिफिक बेसिस पर हो रहा था। 2008 में एक एक्सपर्ट ग्रुप ने एग्जिस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के का मेंटेनेंस और ऑडिट के सिस्टम को स्टडी करने के लिए बनाया गया। इस ग्रुप का उद्देश्य था कि क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या चेंजेस की ज़रूरत है। फिर 2009 में एक्सपर्ट ग्रुप ने अपने रिपोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया। इस रिपोर्ट में वहाँ विशेषताएं और सुझाव शामिल थे जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और ऑडिट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। फिर 2011 में कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस और ऑडिट के मैंडेटरी बनाया गया, जिससे कि कंपनीज के कॉस्ट ऑडिट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के स्क्रूटनी हो सके। इसमें टर्नओवर और नेटवर्थ के मापदंड पर डिपेंड करते हुए कॉस्ट ऑडिट के लिए परीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया, जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स द्वारा दिया जाता था। 2014 में कंपनीज एक्ट 2023 के अंतर्गत 2014 में न्यू कंपनीज 2014 जारी किया गया। इसके तहत कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट के नए नियमों के स्थापित किया गया। ये नए रूल्स 1956 के पुराने एक्ट के अनुसार कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन को मॉडिफाई किया गया है और उन्हें 2013 के नए एक्ट की तरह लागू किया गया।
कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 148 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ खास कंपनीज के कॉस्ट ऑडिट के निर्देश करने का अधिकार है दिया गया है, जैसे कि नीचे दिए गए हैं। इस चैप्टर में कुछ भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा ही विशेष प्रकार के कंपनीज के लिए जिनका उत्पादन या सेवा में जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया हो, कोई भी वस्तु वस्तु या काम या आ, नए अन्य कॉस्ट के मूल्यों से संबंधित नए कॉस्ट को मूल्यों से संबंधित विस्तार विस्तार को कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल किया जाना चाहिए। उस प्रकार की कंपनी के प्रति निर्देश दिया सकता है। प्रदान किया गया कि यदि कोई भी कंपनी स्पेशल एक्ट के तहत निर्यात निर्यात होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उस स्पेशल एक्ट के तहत नियुक्त या सत- सत्तापी स्थापित नियमों बॉडी से प्रथम से परामर्श लेना चाहिए। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये आवश्यक है तो ऑर्डर के द्वारा प्रकाशित के रिकॉर्ड्स ऑडिट की जा सकती है, जिस तरह से कंपनी के नेट वर्थ या टर्नओवर को प्रिस्क्राइब किया गया हो। कॉस्ट रिकॉर्ड से का ऑडिट सबसेक्शन 1 में कवर किया गया कंपनीज के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नेट वर्थ या टर्नओवर पर निर्देश दिया गया सूचना के द्वारा कंडक्ट किया गया हो।